तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं? सभी को नमस्कार। हम कल प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास हमारी रहने वाली है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि एसआई सीआई, जिसे हम बोलते हैं साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज भी हम उसे बोल देते हैं। यदि आपने कहीं से भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है और आप मेरे से और पढ़ना चाहते हो, तो ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आपने जो पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। आप जो भी पढ़े हैं बहुत बढ़िया पढ़े हैं। यदि आपको और भी अच्छा करना है तो आइए और कंटिन्यू हम चलते हैं हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, मैं कोई भी टॉपिक कराता हूं तो उससे पहले उसका पूरा बेसिक कराता हूं। बेसिक इतना करा देता हूं फर्स्ट क्लास में कि हम वो टॉपिक पढ़ने के लिए आराम से प्रिपेयर हो जाते हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं होगी जिसमें हमारे को आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। मैं स्टैंडर्ड इसी हिसाब से चलता है, मेरा स्टैंडर्ड सॉरी, मतलब मैं इस हिसाब से स्टैंडर्ड लेके चलता हूं कि जीरो से हाई लेवल तक चलता हूं। आपने यदि मेरे से परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस टॉपिक पढ़ा है तो आप जान गए होंगे कि मेरा क्या लेवल है। तो मैं पूरा कंप्लीट संपूर्ण तरीके की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, मैं ये नहीं जानता कि एसएससी क्या होती है, रेलवे क्या होती है, ऑल स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम्हारी क्या होती है। मैं ये जानता हूं कि यदि परसेंटेज आ रहा है तो परसेंटेज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। कोई सी भी एग्जाम हो, एक्स वाई जेड कोई सी भी हो, उसमें हमारा क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। मतलब क्वेश्चन कैसा भी आ जाए और हम उस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि हाँ, हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर जब आता है जब आप यदि टॉपिक को अच्छे से पढ़े हो और पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हल किया होगा यदि आपने, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे। मतलब मैं कुछ भी नहीं छोड़ता। मेरा मतलब ये है कि मैं जब टॉपिक उठा लेता हूं तो उस टॉपिक में मैं कुछ भी नहीं छोड़ता। जो भी होता है मैं संपूर्ण करा देता हूं। उसके बाद की जिम्मेदारी आपकी है। यदि आप सही से पढ़ते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा कि जो आप नहीं कर पाए। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं यदि आप तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू आप क्लास ले रहे हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस तो हम कर चुके थे। आज का टॉपिक हमारे रहने वाला है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा दोस्त? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम सीधा ऐसे भी बोल देते हैं एस एंड सी आई। एस आई एंड सी आई भी बोलते हैं और इसे हम हिंदी में बोल देते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज या फिर वो चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं एस आई सी आई के नाम से भी हम इसे जानते हैं। एस आई का मतलब होता है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट एंड सी आई का मतलब होता है तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये एस आई को हम बोलते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या बोलते हैं? सी आई बोलते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम इसे बोलते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें मैं साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इन सब के फॉर्मेट बताऊंगा और इसका पूरा बेसिक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पूरा ही मैं आज की क्लास में कंप्लीट करा दूंगा जिससे कि कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा। मैं कोई भी पॉइंट या कोई सी भी टाइप में आपको कराऊं तो आपके दिमाग में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि ये तो हम जाने नहीं कि रेट ऑफ परसेंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में मैं आज ही आपको कंप्लीट करा देता हूं। ठीक है, यदि आपको थोड़ा बहुत, मैं ये कह सकता हूं, मैं यहाँ पे परसेंटेज से कुछ भी चीज नहीं कराऊंगा, आपको थोड़ी बहुत परसेंटेज की जानकारी होनी चाहिए।
थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए दोस्तों, आपको परसेंटेज की जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको थोड़ी बहुत भी परसेंटेज की जानकारी है तो मुझे कोई भी मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैं आपको इजीली समझ ले जाऊंगा। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो आप सब लोग? तो कंटिन्यू करते हैं। हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे, मत सॉरी, फर्स्ट टॉपिक क्या मतलब आज का हम फर्स्ट में लेंगे पहले सिंपल इंटरेस्ट। क्या लेंगे? सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इसे हम एसआई के नाम से भी जानते हैं। मैं बार बार ऐसा ही नाम लूंगा, बार बार सिंपल इंटरेस्ट नहीं लिखूंगा और बार बार ही साधारण ब्याज नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में आज हम जानेंगे, देखिए यदि आपको यहाँ पे सीधा ही प्रिंसिपल निकालने के लिए बोले, रेट निकालने के लिए बोले, या फिर सीआई एसआई निकालने के लिए बोले, या फिर आपको टाइम निकालने के लिए बोले, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको एक चीज ध्यान रखना है, बस उसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। सीआई वो एसआई बराबर तुम्हारा क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और उसके साथ क्या होता है? रेट ऑफ परसेंट होता है। बस ये एक फॉर्मेट याद रखना है, बाकी मैं इसी फॉर्मेट से पूरे फॉर्मेट बना दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? देखिए समझते हैं, बात करते हैं। जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है जो क्या होता है, यानी कि एसआई बराबर तुम्हारा होता है, एसआई बराबर होता है तुम्हारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और परसेंट। यदि आप इसको इस तरीके से ध्यान रखना चाहते हो तो इस तरीके से याद कर लीजिए। यदि आपको ये परसेंटेज यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तुम्हारा एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर होता है तुम्हारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है। जो तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट है वो उठ के कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो आप इसे इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो, इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हो। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा हमेशा हमेशा, चाहे वो एक ही दिन का पूछे, चाहे 2 महीने का पूछे, चाहे 1 महीने का पूछे, चाहे 10 महीने का पूछे, उसकी रेट ऑफ परसेंट में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। यदि वो रेट ऑफ परसेंट तुम्हारे को 10% दे रहा है तो उसका कितने भी ईयर में ले लीजिए, हमेशा उसका 10% ही ब्याज रहेगा, यानी कि उसकी रेट क्या रहेगी? 10% ही रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं, बात मैं क्या करना चाहता हूं, यदि आपको पूछ ले वो क्वेश्चन कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या है, तो आपको प्रिंसिपल पूछेगा तो रेट और टाइम आपको दे के रखेगा, इसी के साथ आपको वो एसआई दे के रखेगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको दे के रखेगा, रेट यदि आपको देता है और टाइम यदि आपको देता है। यदि ये तीनों वैल्यू आपको दे देता है तो हम सीधा प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं? आइए देखते हैं फॉर्मेट क्या होता है हमारा। हमारे को यदि ये तीनों वैल्यू दे देता है, ये चारों में से कोई सी भी 3 वैल्यू दे दे, तो हम सीधा जो वैल्यू पूछना चाहता है वो वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं, यदि मेरे को प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको क्या मानना है? हमेशा ऊपर 100 इंटू इंटरेस्ट बाई जो भी वैल्यू यहाँ पे बची है, रेट इंटू टाइम आप यहाँ पे नीचे लगा दीजिए। रेट इंटू टाइम आप यहाँ पे क्या लगा दीजिए? नीचे लगा दीजिए। तुम्हारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। या आपको ध्यान क्या रखना है, पर ये 3 वैल्यू वो आपको देगा। 3 वैल्यू यदि वो आपको दे देता है तो हम सीधा इस फॉर्मेट से हमारा प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे प्रिंसिपल को छोड़ के रेट दे दे, रेट आपको निकालने के लिए बोले, रेट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ परसेंट होता है, यानी कि तुम्हारी ब्याज दर होती है। ब्याज दर ऐसे होती है जैसे कि मैं बोलूं कि 10,000 पे 10% की दर से, दर का मतलब होता है रेट ऑफ परसेंट, यानी कि जो तुम्हारा 10,000 है, 10,000 पे 10% की दर से, यानी कि ये रेट है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल है। 2 ईयर का, 2 ईयर का, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो ये तीनों वैल्यू आपको दे देता है, यानी कि यहाँ पे रेट भी दे दिया, टाइम भी दे दिया।
अब आपसे पूछ क्या रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, अब इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो सीधा आप इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल सकते हो। तीनों की वैल्यू रख के क्या आप यहाँ पे निकाल नहीं सकते ऐसे? पर आपको तीन वैल्यू देगा, ये 100% है। तीन वैल्यू वो आपको देगा जब भी हम ये फॉर्मेट यूज करेंगे, अन्यथा ये फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे। कई फॉर्मेट होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, पर अभी आपको सिंपल सिंपल में यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं हम, यदि हमारे को रेट ऑफ परसेंट निकालना है, यानी कि रेट निकालना है, तो क्या करना होगा, वही ऊपर 100 इंटू इंटरेस्ट आपको लेना होगा। नीचे जो बचता है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम माना था हमने, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम माना था, रेट यहाँ पे आ गए तो बचा क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल और टाइम तुम्हारा बच जाएगा। मल्टीपल नीचे क्या कर दीजिए, प्रिंसिपल इंटू टाइम कर दीजिए बटे में। यदि आपको टाइम निकालना है, यदि आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालोगे तो ऊपर सेम रखना आपको 100 इंटू इंटरेस्ट, नीचे क्या रखना आपको, क्या क्या रखना है, जो बचता है तुम्हारा प्रिंसिपल इंटू रेट कर दीजिए, तुम्हारा टाइम निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल इंटू रेट कर दीजिए, तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। टाइम जब निकाल सकते हो आप, जब आपको इंटरेस्ट दे दे, प्रिंसिपल दे दे और रेट दे दे, तो आप सीधा टाइम निकाल सकते हो। आपको यदि इंटरेस्ट दे दे, प्रिंसिपल दे दे और टाइम दे दे, तो रेट निकाल सकते हो। यदि आपको इंटरेस्ट दे दे, प्रिंसिपल दे दे, वो सो रेट दे दे, टाइम दे दे, तो आप क्या निकाल सकते हो, प्रिंसिपल यहाँ पे निकाल सकते हो। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये बात आप समझ गए कि जब भी हमारे को सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम हमारे को करना होता है। इसी के साथ हम इससे निकाल सकते हैं प्रिंसिपल, रेट और टाइम। देखिए, तीनों ही जगह आपको ये याद नहीं रखना, याद नहीं रखना, ऊपर क्या रखना, 100 इंटू इंटरेस्ट रखना है। नीचे वो वैल्यू रखनी है जो तीनों में से जो नहीं आ रही। तीनों में यदि तुम्हारे को प्रिंसिपल पूछता है, तो दो वैल्यू तुम्हारी बच रही है, उसे नीचे लिख दीजिए। यदि रेट आपसे पूछ रहा है, तो रेट यहाँ पे हटा दीजिए, और यहाँ पे दो वैल्यू बच रहे, प्रिंसिपल और टाइम, नीचे रख दीजिए। यहाँ पे टाइम आपको निकालना है, टाइम को हटा दीजिए, प्रिंसिपल और रेट तुम्हारा बच रहा है, वो यहाँ पे नीचे लिख दीजिए। क्या ये आपको याद करने की जरूरत है? क्या आपको ये याद करने की जरूरत है? याद करने की जरूरत नहीं है। क्या आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो? तो आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, रेट भी निकाल सकते हो और टाइम भी निकाल सकते हो, किसमें, जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, इसके बाद बात करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की। समझ रहे हो मेरी बात को? देखिए, आगे की बात करते हैं। ये तुम्हारा हुआ। अब मैं यदि यहाँ पे आपसे एक बात बोलूं, बात ये है दोस्त, कि यदि मैं तुम्हारा, जो तुम्हारे को टोटल टोटल रेट निकालनी है, किसमें, ओनली सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा मैं। यहाँ पे कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं करूंगा, जब तक मैं ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखता, जब ही बात करूंगा। अन्यथा मैं जब तक कंपाउंड इंटरेस्ट बात नहीं लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार सिंपल इंटरेस्ट नहीं लिखना चाहता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखिए, जब भी आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है, किसमें, सिंपल में, सिंपल में टोटल रेट निकालना, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, टोटल रेट यदि आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट में, तो आपको क्या करना है, रेट इंटू टाइम कर देना है। रेट इंटू टाइम कर देना है, इसको स्टार लगा के लिख लीजिए। मैंने आपको क्लास स्टार्ट हुई थी उसके कुछ टाइम बाद ऐसे बोला था कि जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसमें कभी भी तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट चेंज नहीं होता। रेट ऑफ परसेंट चेंज किस में होता है हमारा, किस में होता है, मतलब चेंज तो वहां पे भी नहीं होता, पर वहां पे ब्याज में चेंजिंग आ जाती है। किस वजह से आ जाती है, वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट चाहे एक दिन का पूछे, एक महीने का पूछे, चाहे 10 साल का पूछे, चाहे 20 साल का पूछे, तो तुम्हारा रेट हमेशा इक्वल ही रहेगा। यानी कि एक दिन का पूछोगे जब भी आपका 10% ही निकलेगा, और 10 ईयर का पूछेगा जब भी आपका 10 ईयर का ही निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो तुम्हारा रेट क्या रहेगा, यहाँ पे 10 ही रहेगा। समझ रहे हो? यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 10 मान रहा हूँ हमेशा के लिए। जो तुम्हारा रेट है उसके साथ क्या कर दीजिए, टाइम से मल्टीपल कर दीजिए, तुम्हारा टोटल रेट निकल के आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ,
रेट मैंने माना 10%, तुम्हारा टाइम मैंने मान लिया यहाँ पे 2 ईयर का। 2 ईयर का टाइम में कितना रेट हो जाएगा तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 20%। तो आपके पास जो भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यदि मैंने यहाँ पे 5,000 माना, प्रिंसिपल मैंने क्या माना 5,000 माना, तो आप यहाँ पे एक तो 10-10% निकालोगे, ठीक है, और एक यदि आप 2 से 10 से गुणा कर लेते हो, क्यों मैंने क्या बोला था, टोटल रेट यदि आपको निकालना है, टोटल रेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 20 हो जाएगा। तो 5,000 का 20% निकाल लोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, सीधा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो तुम्हारा है ही, ठीक है, और 5 दूनी 10 होता है, क्या 1,000 हो जाएगा? क्या 1,000 तुम्हारा यहाँ पे 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पे, क्या 1,000 हो जाएगा क्या 2 ईयर का? तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। यदि हमारे को यहाँ पे रेट तुम्हारे को दे रखा 10%, यदि 3 ईयर की निकालना है तो 3 ईयर का रेट तो परसेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 30% हो जाएगा। और यदि 1 ईयर का निकालना है तो 1 ईयर का तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10 ही रहेगा। क्या मेरी बात से आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यदि मैं यहाँ पे देखिए, यदि मैं यहाँ पे एक बार समझना है, उसके बाद में फिर इसको हम मिटा देंगे, आपको उतारना नहीं है, मैं ओनली एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे ओनली एग्जांपल दे रहा हूँ। यदि यहाँ पे 10% है 2 ईयर के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट यदि मैं निकालना चाहता हूँ, तो 2 ईयर के लिए तुम्हारी रेट ऑफ परसेंट क्या हो जाएगी, टोटल 2 ईयर के लिए तुम्हारी रेट ऑफ परसेंट हो जाएगी 21% हो जाएगी। और यहाँ पे कितना है, 2 ईयर के लिए 20% है, तो क्या यहाँ पे 2 ईयर के लिए रेट ऑफ परसेंट में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे पहले तो हमारा सिंपल में 20 ही था, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। और ये मैं आपको बता दूंगा, जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा, जब मैं आपको बता दूंगा, यही एग्जांपल लूंगा और वहां पे बताऊंगा कि 21% कैसे आया है। अभी आपको ये ध्यान नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है यदि टोटल रेट निकालनी है, रेट इनटू टाइम हमारे को करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। मेरे आदत बता नहीं क्या है क्या नहीं है, मैं कभी भी मैं खुद श्योर नहीं होता कि नहीं, यहाँ पे ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं किस चीज की बात करना चाहता हूँ किसकी नहीं। इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ कि मेरे से आगे चला ही नहीं जाता। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि मैं ये मान के चलता हूँ पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, तो फिर मैं उसको और भी किसी भी तरीके से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। तो उसी वजह से मेरी क्लास थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो लोग ऐसे बोलते हैं कि इतनी बड़ी क्लास क्यों करते हो आप, छोटी छोटी क्लास बनाया करो। भाई साहब, मेरे से छोटी क्लास होती ही नहीं है यार, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मेरे से होता ही नहीं है। तो यदि पढ़ना है तो तरीके से पढ़िए, ऐसे मत पढ़िए कि 10 मिनट की क्लास में 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर कुछ आ रहा है ना जा रहा, और फिर आप उस क्लास को वैसे ही करते जा रहे हो। कोई भी सेंस नहीं निकलेगा। यदि आप सिस्टम से कोई भी काम नहीं करते हो तो उस काम का कोई औचित्य नहीं होता। समझे मेरी बात को? तो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल रेट हम ऐसे निकाल सकते हैं, रेट इनटू टाइम करके। सिंपल इंटरेस्ट की ही बात कर रहा हूं अभी भी मैं। देखिए, अब यदि मैं यहाँ पे क्या निकालना चाहूँ, यदि अमाउंट निकालना चाहता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में क्या निकालना चाहता हूँ, अमाउंट। तो अमाउंट कब बनता है तुम्हारा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कब बनेगा, जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो क्या तुम्हारा अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल में यदि इंटरेस्ट जोड़ देंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। और यहाँ पे मेरे को यदि प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है दोस्त, प्रिंसिपल यदि मेरे को निकालना है, यदि मेरे को यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालूंगा तो क्या अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा, क्या हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। और यदि मेरे को इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट में से इंटरेस्ट निकालना है, क्या अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो क्या हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ये तो आपको पता है। वैसी चीजें जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था, कि हम जब भी प्रॉफिट निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। और कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस में से, सॉरी, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से हम क्या माइनस करते हैं,
सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? सॉरी, लॉस करते हैं तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो हमारा लॉस निकल के आता है। यदि कॉस्ट प्राइस निकालना चाहते हैं जो तुम्हारा यानी कि इसमें 10% प्रॉफिट हुआ, जो भी तुम्हारा बना वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, वो बन जाएगा, सॉरी, अमाउंट बन जाएगा। जो भी अमाउंट बन रहा है उसमें से मैं यदि इंटरेस्ट माइनस कर देता हूँ, तो तुम्हारा वो सेम पहले वाली वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट माइनस कर लीजिए, यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे अमाउंट में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या? तो वही बात है यहाँ पे भी, सेम ही वो उसी तरीके की बात है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हम इस तरीके से भी सीधा निकाल सकते हैं। यदि ये तीनों वैल्यू हमारे को दे, ये तीनों वैल्यू हमारे को दे देता है तो हम सीधा भी निकाल सकते हैं। देखिए दोस्त, मैं फालतू की यहाँ पे बात तो करूंगा नहीं, पर मैं ये कहता हूं कि यदि आप एक बार मेरे से पढ़ लिया और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपने यदि मेरे से पढ़ लिया, उसके बाद में आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं 100% एक्यूरेसी के साथ कराऊंगा आपको, और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको दिक्कत आती है तो मुझे तुरंत बताइए कमेंट में, और फिर मैं आपको लिए फिर देखना क्या करता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट है, अमाउंट कब बनता है, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट बनता है। प्रिंसिपल निकालना होगा तो अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करना होगा, और इंटरेस्ट निकालना होगा तो अमाउंट में से क्या कर सकते हैं हम, प्रिंसिपल माइनस कर सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि दो वैल्यू यदि दो वैल्यू यदि दो वैल्यू समानुपात हो, दो वैल्यू क्या हो, समानुपात हो, समानुपाती हो, दो वैल्यू यदि समानुपाती हो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, दो वैल्यू कभी भी समानुपाती हो, डायरेक्टली क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हो कि दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो। इंटरेस्ट बराबर हमने क्या जाना था अभी, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम परसेंट, हमने ये जाना था क्या अभी। इंटरेस्ट बराबर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम इनटू वो प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम, और हमने क्या रखा था इसके साथ ही परसेंटेज बाई या फिर बटा 100, आप करके देख सकते हो। जब भी आपको यहाँ पे दो वैल्यू समानुपाती दिखती है, समानुपाती का मतलब है इनवर्सनल, डायरेक्टली इनवर्सनल, प्रोपोर्शनल, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा समानुपाती। जब भी तुम्हारा इंटरेस्ट में दो वैल्यू समानुपाती हो, जैसे कि मैं इसको और इसको समानुपाती रखता हूँ, यदि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को क्या रखता हूँ, कांस्टेंट रखता हूँ, ये दोनों आपस में एक दूसरे के यदि कांस्टेंट है या समानुपाती है तो ये दोनों क्या रहेंगे, अपने आप में इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होंगे। यह क्या होंगे, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होंगे। अभी मेरे से ये मत पूछना कि ये क्यों होंगे, ये जब मैं बताऊंगा, जब इस टाइप की मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है, यदि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल तुम्हारा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या है दोस्त, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। यदि प्रिंसिपल सॉरी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल तुम्हारा कांस्टेंट है तो तुम्हारे ये आर इंटू टाइम क्या हो जाएगा, आर या तो आर टी के अपोजिट रहेगा या टी आर के अपोजिट रहेगा, यानी कि ये ऐसे होगा, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल तुम्हारा होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि तुम्हारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल यहाँ पे कांस्टेंट है, ये दो वैल्यू यदि कांस्टेंट है तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, रेट इनटू टाइम क्या होगा तुम्हारा, आपस में क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती ये होंगे। जैसे कि मैं दूसरी बात करूं, यदि यहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट और रेट कांस्टेंट है, यदि तुम्हारा इंटरेस्ट और रेट क्या है, कांस्टेंट है, इंटरेस्ट और रेट क्या है, कांस्टेंट है, रेट और इंटरेस्ट कांस्टेंट है, तो प्रिंसिपल और टाइम क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। किसी को भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा वो देखा जाएगा। यानी कि तुम्हारा प्रिंसिपल और टाइम दोनों आपस में क्या रहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे, यानी कि आर बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, और यहाँ पे पी बढ़ेगा तो टाइम भी घटेगा, और टाइम बढ़ेगा तो पी क्या होएगा तुम्हारे यहाँ पे घटेगा। समझ रहे हो मेरी बात को?
और यदि मैं यहाँ पे टी और इंटरेस्ट को कांस्टेंट रखता हूँ, टी और इंटरेस्ट को क्या रखता हूँ, कांस्टेंट रखता हूँ, क्या रखता हूँ दोस्त, कांस्टेंट रखता हूँ। टी और इंटरेस्ट को क्या रखता हूँ, कांस्टेंट रखता हूँ। इधर देख लीजिए, यहाँ पे ही आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इसको यदि कांस्टेंट रखता हूँ, यहाँ पे टी और आई कांस्टेंट है, तो पी और आर क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। पी और आर क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। इसको इक्वल कर लेना, ठीक है। तो ये मेरी बात को समझ रहे हो आप। यदि इंटरेस्ट बराबर ये होता है तुम्हारा, यदि यहाँ पे इंटरेस्ट कांस्टेंट और पी कांस्टेंट है तुम्हारा, तो आर और टी क्या होगा, दोनों व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यदि इंटरेस्ट के साथ टी कांस्टेंट रखते हो, तो आर और पी क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यदि आर और इंटरेस्ट के साथ आर कांस्टेंट रखते हो, तुम्हारा पी और आर टी क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी की चीज आपको ध्यान नहीं रखनी। यहाँ पे क्या था, टी था, तो यहाँ पे आर कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ आपको। ये इसका अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस अभी आपको पता नहीं चलेगा, पता जब चलेगा जब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी मैं आपको ओनली बता रहा हूँ, उस चीज को आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। दूसरी बात, मैं अभी क्या मान रहा था यहाँ पे, अभी मैं मान रहा था, यहाँ पे मैं मान रहा था इंटरेस्ट के साथ इनमें से कोई भी एक कांस्टेंट मान रहा था, इंटरेस्ट के साथ इनमें से कोई भी एक कांस्टेंट मान रहा था। यदि मैं यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं मानूं, और यहाँ पे इन दोनों में, इन तीनों में से कोई दो कांस्टेंट मान लेता हूँ, इन तीनों में से पी आर और टी में से दो कांस्टेंट मान लेता हूँ, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि समानुपाती होंगे। देखिए बात करते हैं, यदि तुम्हारा इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम परसेंट होता है तुम्हारा, ठीक है। इंटरेस्ट बराबर, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। वहां पे तो हम क्या मान रहे थे, इंटरेस्ट के साथ इन तीनों में से कोई भी एक कांस्टेंट मान रहे थे, पर यहाँ पे हम ये तीन इंटरेस्ट के साथ नहीं मानेंगे। हम यहाँ पे यदि इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई दो कांस्टेंट मानते हैं, तो हमारा ये क्या होगा, दोनों समानुपाती होंगे। समझे मेरी बात को। जैसे कि अभी बात करते हैं, देखिए एक बार पेन सही नहीं चल रहा है यार, ठीक है। देखिए यहाँ पे यदि मैं इंटरेस्ट के साथ इस किसी को भी कांस्टेंट नहीं मानता, मैं यहाँ पे आर और टी को कांस्टेंट मानता हूँ। आर और टी को क्या माना मैंने, कांस्टेंट माना है। मल्टीपल मत करना यहाँ पे। आर और टी आपस में क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे आर और टी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। यहाँ पे आर और टी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आई और पी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि समानुपाती होंगे दोनों। आई और टी क्या होंगे, यहाँ पे समानुपाती होंगे। क्या मेरी बात से सहमत हो आप यहाँ पे, कि मेरी बात से सहमत हो। यदि आर और टी को मैं यहाँ पे कांस्टेंट मानता हूँ, या फिर आप यहाँ पे मल्टीपल कर लीजिए, नहीं तो आप गलत समझ लोगे इसे। यदि यहाँ पे तुम्हारा आर और टी को मैं ऐसे कि ऐसे कांस्टेंट मानता हूँ, यदि तुम्हारा टाइम बढ़ रहा है तो रेट भी बढ़ेगा, और रेट घटेगा तो टाइम भी तुम्हारा घटेगा, यानी कि ये दोनों कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, आर आई वो सॉरी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल तुम्हारा क्या रहेगा, समानुपाती होंगे। और यदि मैं यहाँ पे इन दोनों को कांस्टेंट मानता हूँ, पी और आर को, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे इंटरेस्ट और क्या होगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि सब सॉरी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक मिनट पी लगा दिया कि मैं, यहाँ पे इंटरेस्ट और टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, यदि इन दोनों को कांस्टेंट। अब यार कांस्टेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा। कांस्टेंट का मतलब यह है कि दोनों में ही ना तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, एज इट इज जो पहले था वही अब है। इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट है। तो ये यदि ये दोनों कांस्टेंट है तुम्हारे, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, समानुपाती होंगे। और यदि यहाँ पे आर और टी कांस्टेंट मान लिया, और फिर क्या मान लिया मैंने, पी और आर कांस्टेंट मान लिया। अब मैंने कौन सा कांस्टेंट मानना है जिससे कि ये दोनों समानुपाती हो जाए। अब मैं यदि यहाँ पे टी और पी कांस्टेंट मान लूं, टी और पी कांस्टेंट मान लेता हूं, टी और पी कांस्टेंट मान लेता हूं,
तो तुम्हारा क्या इंटरेस्ट और आर क्या होंगे, समानुपाती होंगे। क्या तुम्हारा इंटरेस्ट और आर क्या होंगे, समानुपाती होंगे। जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वही तुम्हारा क्या रहेगा, रेट रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे एक चीज समझे, देखो याद किसी को भी नहीं करना, मैं इसी में से बना रहा हूं और इसी से आपको बता रहा हूं। जैसे तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट को क्या करते हैं हम, पी इंटू आर इंटू टी, और क्या लगाते हैं, जो परसेंट लगाते हैं लगा दीजिए, नहीं तो नीचे ही इसको लगा दीजिए। बात क्या है, यदि यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ तुम्हारा प्रिंसिपल या रेट या फिर टाइम कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट है, तो ये दोनों क्या होंगे, यदि मैं मान लिया प्रिंसिपल कांस्टेंट है, तो ये दोनों क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो यानी इंटरेस्ट के साथ इनमें से कोई भी एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे दोनों दो जो वैल्यू बचेगी तुम्हारी, या तो प्रिंसिपल बचेगी या रेट बचेगी या टाइम बचेगा, वो दोनों क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। और यहाँ पे हमने क्या माना था, इंटरेस्ट के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं माना, हमने इन तीनों में से कोई दो कांस्टेंट माने जो इसके क्या होंगे, समानुपाती होंगे। क्या मेरी बात को समझे आप, समझ गए मेरी बात को। तो कंटिन्यू आगे चलते हैं, इतना मैं बता रहा हूं उतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखिए तुम्हारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें क्या पूछ लेता है, इसमें एक दिन का भी तुम्हारे को इंटरेस्ट पूछ लेता है, एक महीने का भी पूछ लेता है, 6 महीने का भी पूछ लेता है, 10 महीने का भी पूछ लेता है, या फिर ईयरली भी आपको ये पे पूछ लेता है। तो किसी भी तरीके से यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में ये क्वेश्चन बना सकता है। तो हमारे को क्या करना है, यदि मंथली आता है तो उसे हमारे को क्या करना होता है, ईयर में चेंज करना होता है। यदि तुम्हारा प्रिंसिपल भी ईयरली दे दे और रेट भी तुम्हारा ईयरली दे दे, और फिर वो आपसे पूछ ले कि एक मंथ का साधारण ब्याज बताइए, तो दोनों तो वो ईयरली है, तो एक मंथ को हमारे को ईयर में चेंज करना है, क्योंकि दो वैल्यू तुम्हारी ईयर में है, तो मंथ को भी हमारे को क्या करना होगा, ईयर में चेंज करना होगा। तो उसको जानते हैं। 1 मिनट में पानी पी लेता हूं, जब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बात करते हैं आगे की, मंथ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, मंथ। जो तुम्हारे मंथ होता है, देखिए एक ईयर में क्या होता है तुम्हारा, यदि साधारण ईयर है तुम्हारी, उसमें एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। यदि तुम्हारा लीप ईयर होगा तो एक साल में कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। तो आपने यदि रीजनिंग पढ़ी होगी तो इस बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होगी। तो देखिए यदि मंथ है, मंथ में हम ईयर का भाग दे देते हैं। ईयर का मतलब क्या है, तुम्हारा 12 महीने होते हैं। एक साल बराबर क्या होता है तुम्हारा, यानी कि 1 ईयर बराबर क्या होता है तुम्हारा, 1 ईयर बराबर होता है 12 महीने होते हैं। या महीने में, जब महीने में तुम्हारे से पूछता है तो महीने में हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या तुम्हारा ईयर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक महीने में 12 महीने, वो सॉरी एक ईयर में 12 महीने होते हैं। तो मंथ को हम 12 से डिवाइड करेंगे, तुम्हारे केस में चेंज हो जाएगा, ईयर में चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं, यदि मेरे को 4 मंथ का, 4 मंथ, अरे यार 4 मंथ, मंथ्स का मेरे को ईयर में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा दोस्त, ये 1/3 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3 ईयर हो जाएगा कि नहीं। मुझे 4 महीने को ईयर में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो हमारे को वहां पे टाइम क्या मानना होगा, 1/3 मानना होगा। जो ईयर है वो तुम्हारा क्या है, टाइम है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं हम, कंफ्यूज होते हैं कि मंथ में पूछ रहा है, वहां पे ईयर में वैल्यू दे रखा है, तो कैसे निकाले। तो ये चीज मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं छोड़ूंगा मैं, आपके ऊपर कुछ भी लोड नहीं छोड़ रहा, पूरा लोड मेरे पे ले रहा हूँ। बस आपको जैसे बता रहा हूं वैसे आपको करना है, ठीक है। मंथ में यदि हम 12 महीने का भाग दे देते हैं तो हमारे ये किस में चेंज हो जाता है, ईयर में चेंज हो जाता है। जब भी आपको यदि एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन में जब तक ऐसा नहीं आता कि 366 दिन, एक ईयर में 366 दिन है, तो ऐसा नहीं आता जब तक आपको 366 दिन नहीं मानना। आपको सिर्फ क्या मानना है, यदि ईयरली की बात करें तो ईयर में कितने दिन होते हैं तुम्हारे, 365 दिन होते हैं। एक ईयर में, एक ईयर में तुम्हारे कितने दिन होते हैं, 365 दिन, सॉरी
365 दिन होते हैं। यदि तुम्हारे से वो ऐसे ना बोले कि एक ईयर में 366 दिन होते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता है, जब तक आपको नहीं मानना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ईयर में 366 दिन होते हैं, जब भी आपको 366 दिन मानना है। या फिर आपको ऐसे बोल सकता है कि लीप ईयर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा जो रीजनिंग होता है उस लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। एक लीप तो इसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और साधारण ईयर में कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। यदि दिन में आपसे पूछे, दिन को यदि आपको दिन को ईयर में चेंज करना है, जैसे कि मैं बोलूं एक दिन को ईयर में चेंज करिए, तो किसका भाग दोगे आप, 365 का भाग दोगे, तो ये तुम्हारा किस में चेंज हो जाएगा, ईयर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ईयर में चेंज हो जाएगा। यदि मैं आपको बोलूं 73/365, 73/365, 73 डेज है तुम्हारे, तो इसको ईयर में चेंज करना है। दूसरा में यदि आपको बोलूं कि 119, 7 दूनी 14, 246, 146 कर लीजिए, 146 डेज बाई 365। और एक बताइए मेरे को, 219, 219 डेज को किस में चेंज करिए, ईयर में चेंज करिए। तो बताइए ईयर में क्या चेंज होगा तुम्हारा, यहाँ पे ईयर में चेंज हो जाएगा तुम्हारे, ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो हो जाएगी 1/5 ईयर। कितनी हो जाएगी, 1/5 ईयर हो जाएगी। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5 ईयर हो जाएगी। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 3/5 ईयर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद ही कर लेना है दोस्त, मैं पहले ही बता रहा हूं। बाद में मेरे को मत बोलना कि 73 दिन में ये 365 को कैसे काटेंगे, आपसे कटेगा नहीं। और आपके दिमाग में यही रहेगा कि 73/365 तो कट ही नहीं सकते, बट काट के देखना 1/5 आएगा। काट के देखना है आपको 1/5 आएगा, इसको फ्रैक्शन में आप जब बनाओगे, क्योंकि पूरा तो हमको काटना नहीं है। तो इसको भी जब काटोगे 2/5 आएगा, और इसको भी काटोगे 3/5 आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं ये डायरेक्ट ये वैल्यू एग्जाम में आती है, डायरेक्ट ये वैल्यू एग्जाम में आती है और आपसे ये पूछेगा। क्योंकि आप क्या क्या जानते हो कि 73/1 365 कैसे कट सकता है, यहाँ पे कोई संभावना ही नहीं दिखती आपको कि ये कटेगा। तो ये कटता है, 1 कितना होता है, 1/5 होता है। 146 का मतलब होता है 365, 2/5 होता है। 219 का मतलब होता है 3/5। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, यदि डे को ईयर में चेंज करना है तो 365 का भाग देना है। जब तक यदि आपको लीप ईयर के बारे में नहीं बोले, जब तक 365 का ही भाग देना है। और यदि आपसे लीप ईयर की बात नहीं करें, और यदि आपसे लीप ईयर की बात करता है, तो 366 का आपको क्या देना है, भाग देना है। और मंथ को ईयर में चेंज करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। समझे मेरी बात को, आगे चले हम। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब हमने यहाँ पे मंथली जान लिया कि हम टाइम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज हमने जान ली। इसके बाद में आपको क्या जानना है, आपको ये जानना है कि देखिए दोस्त, यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल 1 इंटू टाइम इंटू रेट, आपको ये दे रखा है। ठीक है, आपको ये क्या दे रखा है, यहाँ पे ये चीज दे रखा है जो तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट है, इसे भी लगा लीजिए। दूसरा, इसी को ही तुम्हारे को सिंपल इंटरेस्ट को ये कह रहा है कि तुम्हारा प्रिंसिपल है P2, और टाइम क्या है तुम्हारे यहाँ पे, टाइम भी सिंपल है और रेट भी तुम्हारा सिंपल है। ये तुम्हारा रेट ऑफ परसेंटेज के साथ लगी रहा है। यदि आपसे यहाँ पे तुम्हारा टाइम और रेट कांस्टेंट रखता है, और यहाँ पे भी टाइम और रेट कांस्टेंट रखता है, आपसे एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से वो पूछेगा। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि यदि तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल P1 है और प्रिंसिपल P2 है, वहां पे तुम्हारा टाइम सेम है, दूसरे में भी तुम्हारा टाइम सेम है। जैसे कि 10,000 पे एक ईयर में 10% की दर से, 10,000 में एक ईयर में 10% की दर से एक साल का साधारण ब्याज। अगले है उसी को, यदि 20,000 में 20,000 में तुम्हारा टाइम कितना माना था मैं 2 ईयर, एक ईयर माना था, तो एक ईयर टाइम है और रेट भी यहाँ पे क्या है 10% है।
तो यानी कि यहाँ पे भी टाइम तुम्हारा 1 ईयर मान रहा है, रेट तुम्हारा 10% मान रहा है, और यहाँ पे टाइम भी 1 ईयर मान रहा है और रेट तुम्हारा यहाँ पे क्या मान रहा है, 10% मान रहा है। और यहाँ पे प्रिंसिपल अलग है और यहाँ पे प्रिंसिपल अलग है, यानी कि टाइम और रेट तुम्हारा दोनों ही जगह सेम है। तो बताइए उन दोनों में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तुम्हारा उन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो ऐसे आपसे एक ही क्वेश्चन डबल बार पूछ सकता है। जब आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए ये अभी हो सकता है आपको 100% क्लियर नहीं होगा, मैं आपको पहले भी बताया था, वो चीज भी आपको मेरे को लगता है जहाँ तक 100% एक साथ कभी भी क्लियर नहीं होगी आपको। जैसे कि मैं इसकी बात किया था यहाँ पे, इस तरीके की बात किया था कि इसके बराबर यदि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल तुम्हारा कांस्टेंट रखते हो, ये दोनों कांस्टेंट रखते हो, तो ये दोनों क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये होते तो हैं पर किस तरीके से होते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा। तो यानी कि मैं जब टाइप की बात करूंगा तो ये कॉन्सेप्ट मैं वापस से बताऊंगा। मैं आपको इसलिए अभी आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि आप इन पे थोड़ा विचार कर सकते हो। ये देखिए क्या होता है, हमारे दिमाग को कोई भी चीज देते हैं ना, कोई भी चीज यदि हमारे से वो चीज सोल्व नहीं हो रही, ठीक है, आप यदि इसका टेस्टिंग करना चाहते हो तो आप एक चीज देखिए, आप कुछ ऐसी हार्ड चीज करिए जिससे आपसे हल नहीं हो रहा, ठीक है, आपसे कोई भी चीज हल नहीं हो रही और आप उसमें एक दो बार करके छोड़ दीजिए, नहीं हुआ हल, अब फिर उसी को ही है ना आप 2 दिन बाद में करना, आप इजिली हल कर लोगे। क्योंकि हमारा दिमाग क्या करता रहता है, उसकी कैलकुलेशन करता रहता है। आपको इस चीज का पता नहीं है पर हमारे को वो ये चीज का पता नहीं है कि हमारा दिमाग उसकी कैलकुलेशन कर रहा है, ये वहां पे कैलकुलेशन करता रहता है। और 1-2 दिन बाद में करके देखोगे तो वो चीज आपके लिए इजी हो जाएगी। इसलिए बता रहा हूँ, बस ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में फिर मेरी जिम्मेदारी है ना, आप क्यों सोच रहे हो इतना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है भाई दोस्त। जितना कह रहा हूं उतना ही आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, अभी क्वेश्चन बनाया था मैंने, एंड टू एंड क्वेश्चन बनाया था कि एक साल में 10% की दर से P1 तुम्हारे प्रिंसिपल है उसका रेट सिंपल इंटरेस्ट है, और दूसरा जो P2 है तुम्हारा कोई भी चेंज प्रिंसिपल है, एक साल के लिए 10% की दर से उसका इंटरेस्ट क्या होगा। तो वहां पे क्या होता है, यदि ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाता है तुम्हारा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाता है P1 और P2। P1 और P2 यानी कि तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल किस में चेंज हो जाता है, तुम्हारा SI में चेंज हो जाता है। प्रिंसिपल किस में चेंज हो जाता है, तुम्हारा SI में चेंज हो जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्वेश्चन डायरेक्ट उठाएंगे, क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, क्वेश्चन को डायरेक्ट उठाएंगे। बस अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि क्यों होता है, जब टाइम और रेट दोनों ही जगह कांस्टेंट रहती है, एक ही क्वेश्चन में बनाएगा और वहां पे टाइम और रेट कांस्टेंट रखेगा, यानी कि टाइम यहाँ पे भी सेम था और यहाँ पे भी सेम है, और रेट यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे भी सेम है, दोनों ही जगह सेम है। तो इसका मतलब है CI बराबर तुम्हारा जो प्रिंसिपल आता है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। क्या समझे मेरी बात को। अब देखिए, मैं यदि यहाँ पे तुम्हारा SI बराबर क्या माना, SI बराबर है तुम्हारा P1 और P2 है, P1 और P2 है। एक चीज मुझे और बताइए कि यदि मैं यहाँ पे इसको हटा दीजिए, ठीक है, P1 को हटा दीजिए या फिर यहाँ पे P1 यहाँ पे कर लीजिए, छोड़िए इतना मत सोचिए। आपको क्या करना है अभी, यदि मैं यहाँ पे T1 मान लेता हूँ, यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, T2 मान लेता हूँ, यहाँ पे 1 और 2 को भूल जाइए। अब यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ नहीं है, जिससे मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि तुम्हारा P है, T1 है, R है, यहाँ पे P है, T2 है और R है, यहाँ पे ओनली टाइम चेंज है पर प्रिंसिपल और रेट तुम्हारा इक्वल है, प्रिंसिपल और रेट तुम्हारा कांस्टेंट है। यहाँ पे भी यही था रेट और यहाँ पे भी, यहाँ पे यदि 10% है तो यहाँ पे भी 10% है, यहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल 10,000 है तो यहाँ पे भी 10,000 है। ओनली टाइम में चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, टाइम में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है तुम्हारा ये टाइम क्या हो जाएगा, SI बराबर हो जाएगा, तुम्हारा ये टाइम क्या हो जाएगा, T1 अनुपात T2 हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा, टाइम के बराबर हो जाएगा। क्या मेरी बात से आप सहमत हो। देखिए दोस्त, यदि आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें कुछ समझ नहीं पा रहा, बस आपको ये ध्यान रखना है, इतना से ध्यान कर लीजिए, इतनी सी कृपा कर लीजिए कि SI बराबर जब तुम्हारा ये होता है, यदि दोनों जगह तुम्हारा प्रिंसिपल और रेट यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है,
तो इसका मतलब है ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, तुम्हारी SI के बराबर हो जाएंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी फिर मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे R2 मान लू और यहाँ पे R1 मान लू, तो इस यहाँ पे T और यहाँ पे P और यहाँ पे P और यहाँ पे T दोनों ही जगह सेम वैल्यू है, दोनों ही जगह। यदि यहाँ पे 10 साल है, यहाँ पे भी 10 साल है, यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पे भी 10,000 है, पर R1 अलग है, R2 अलग है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारा SI के बराबर हो जाएगा, यानी कि R1 अनुपात R2 हो जाएगा। ये मेरी बात से आप सहमत हो यहाँ तक? हो सकता है किसी को ये समझ में नहीं आ रहा, बस मैं यही कह रहा हूं। नहीं आ रहा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रहा तो, यदि आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो और भी अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है, जब मैं इसको वापस कराऊंगा, जब मैं आपको बता दूंगा, मेरा ये मानस ये है कि बस आपके दिमाग में ये चीज डाल दूं मैं एक बार। जब आपके दिमाग में ये चीज पहुंच जाएगी, बस आपका दिमाग प्रोसेस करता रहेगा। बाकी जिस दिन मैं इसको समझाऊंगा, जैसे इसकी टाइप आएगी, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो भी फंडामेंटल है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए हमने यहां तक कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट में सब कुछ हमने कर लिया। एक बचता हमारा इंस्टॉलमेंट। क्या बचता है दोस्त? इंस्टॉलमेंट बचता है। देखिए इंस्टॉलमेंट की मतलब क्या होता है? किस्त होता है। क्या होता है दोस्त? किस्त होता है। हम क्या करते हैं कि बाइक लाते हैं घर में, हमारे पास पैसे नहीं है, 20,000 पड़े हैं घर पे, और हमारा दिमाग काम कर रहा है कि घर में बाइक होनी चाहिए, कब तक साइकिल चलाएंगे। तो घर में बाइक होनी चाहिए, तो एक ऑप्शन रहता है हमारे पास, वो ऑप्शन रहता है इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे ये होता है कि हम डाउन पेमेंट करके गाड़ी पे 20,000 दे आए, ठीक है। घर में स्प्लेंडर गाड़ी लेके आए हम, स्प्लेंडर प्लस, और कंपनी वालों को हमने क्या कर दिया, शोरूम में जमा करा दिया 20,000। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने ले लिया, और वो कह रहा है कि भैया जी कितने साल का तुम्हारे को इंस्टॉलमेंट कराना है, 1 साल का कराना है, 2 साल का कराना है, या 3 साल का कराना है, बताइए आप कितने साल का करना है। तो आप बोलोगे कि सर मेरे को इंस्टॉलमेंट है ना, जो मेरी किस्त है वो महीने की कम से कम आनी चाहिए। तो कम से कम आएगी तो तुम्हारा टाइम ज्यादा जाएगा। बट जैसे कि 50,000 तुम्हारे बचे, 70,000 की गाड़ी आ रही है, पर 20,000 तुमने दे दिया, 50,000 तुम्हारे बचे, ठीक है। अब वो तुम बोलोगे कि भैया जी मैं, मेरे महीने में ओनली 5,000 ही आए, महीने में कितना आई इंस्टॉलमेंट, 5,000 ही आए, तो कहेगा कि तुम्हारा 10 महीने में ये चुक जाएगा, मतलब 10 महीने में तुम्हारा जो भी पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और तुम्हारी बाइक तुम्हारे पास रह जाएगी, और हमारा पेमेंट हमारे पास आ जाएगा। यानी कि उस पर जो भी इंटरेस्ट लेगा वो जोड़ के दे देगा, पर 10-12 महीने में वो खत्म कर देगा। और एक कहता है कि नहीं मेरे पास 5,000 नहीं है, मैं 2,000 से ज्यादा नहीं दे सकता हर मंथ, तो 2,000 ले रहा है, तो वो कहेगा तुम्हारी जो भी है वो 2.5 साल में पूरी होगी, 2.5 साल के थोड़े से पहले हो जाएगी, पर 2.5 साल में पूरी होगी तुम्हारी वो ये गाड़ी फ्री। तो ऐसे ऐसे इंस्टॉलमेंट लेते हैं, और वो मंथली ईयरली कैसे भी देते हैं वो हम जानेंगे यहाँ पे। पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या अच्छी बात है, यहाँ पे तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट चेंज नहीं होता। जब रेट ऑफ परसेंट चेंज नहीं होता तो यहाँ पे एक फॉर्मेट बनता है, और जब यहाँ पे टाइम चेंज होता है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि रेट ऑफ परसेंट चेंज हो गए तो पूरा ही खेल खत्म हो गया, क्योंकि यदि टाइम में तो चेंज होता है तो हम उसको देख लेते हैं। जैसे 2 साल में 10% की दर से 20% तुम्हारा रेट हो गया टोटल। यदि मैं 3 साल में 10% की दर से, टोटल रेट तुम्हारा कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। पर यदि मैं इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं कि 1 साल में, 2 साल में 10% की दर से, 10% की दर से टोटल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा तुम्हारा 21%। हमारा सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, 20% हो रहा था, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में 20 हो रहा था, कंपाउंड में क्या हो रहा है, हमारा 21 हो रहा है। यदि मैं टाइम यहाँ पे मानता हूँ 2 ईयर, और रेट मानता हूँ यहाँ पे 10%, ठीक है। टाइम 2 ईयर, रेट 10%,
2 साल के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट 20 होगा, 20% होगा, और ये कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। यदि मैं इसी को 3 साल का करता हूं तो ये कितना हो जाता है तुम्हारा, 30 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है तुम्हारा, 33.1% हो जाता है। कितना हो जाता है, 33.1% हो जाता है। तो सीधी सी बात यह है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम्हारा यहाँ पे इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस है तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट। यदि रेट ऑफ परसेंट आप निकालना जानते हो तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। और ये एक चीज मैं मान के चलता हूँ, जितना इजी टॉपिक तुम्हारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, उतना इजी अर्थमेटिक में कोई भी नहीं है। जितना इजी तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसी के साथ तुम्हारा टाइम एंड डिस्टेंस भी बहुत इजी टॉपिक है। आप मानते होंगे इसे हार्ड टॉपिक, पर मेरे हिसाब से कोई भी हार्ड नहीं है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे जब आपको पता चलेगा कितना इजी टॉपिक है। ये आपको मैं सीधा निकालना बता दूंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। रेट ऑफ परसेंट में सीधी निकालना बता दूंगा, उस पर आप बिल्कुल भी अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं एक इंस्टॉलमेंट की, बात करते हैं। तुम्हारे को जब भी सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए बोलता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है 100 इंटू अमाउंट, 100 इंटू अमाउंट बाई 100t प्लस आर टी, प्लस आर टी, टी माइनस 1/2, टी माइनस 1/2 आपको ये ध्यान रखना है। T-1/2 आपको बस इतना ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना, इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। मैं सीधा निकालना भी आपको बता दूंगा। बस अभी आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है कि हमारे को यदि टाइम दे देता है, रेट दे देता है और अमाउंट दे देता है, तो हमारी जो भी इंस्टॉलमेंट आएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जो भी आएगी हम इससे सीधा निकाल सकते हैं। ये फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए। वैसा ही फॉर्मेट है जैसे हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस में। जब सेलिंग प्राइस सेम होती थी, जब क्या करते थे, हमारा लास्ट ऑप्शन क्या होता था कि हमारी सेलिंग प्राइस सेम होती थी, रेट ऑफ परसेंट भी सेम होता था। सेलिंग प्राइस सेम है तुम्हारी, सेम है, ठीक है, सेम है, और रेट ऑफ परसेंट भी तुम्हारा यदि सेम है, रेट ऑफ परसेंट भी यदि सेम है, तो वहां पे क्या करते थे हम, R² by 100 करते थे। R² by क्या करते थे, 100 करते थे। इसी के साथ में आपको एक फॉर्मेट बताया था कि 100 प्रॉफिट माइनस लॉस, 100 प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस 2 प्रॉफिट लॉस बाई, यहाँ पे क्या किया था मैं, 200 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। ऐसा ही फॉर्मेट है क्या ये भी क्या इसी तरीके का फॉर्मेट है। बाकी फॉर्मेट तो चेंज है पूरा ही, पर क्या इतना ही बड़ा और इसी तरीके से दिखने वाला फॉर्मेट है कि नहीं है। तो ये तुम्हारा प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे थे हम, थोड़ा सा कर लिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इंस्टॉलमेंट, जब भी सिंपल इंटरेस्ट में आपसे इंस्टॉलमेंट पूछता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। बाकी मैं आपको और भी तरीका बता दूंगा जब टाइप इसकी आएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, कंपाउंड सॉरी सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक मैं पूरा निचोड़ निकाल दिया, पूरा सिंपल इंटरेस्ट, समझ रहे हो मेरी बात को। आगे चलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पे हम चलते हैं। किस पे चलते हैं दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज पे, यानी कि तुम्हारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। जो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज भी बोलते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल देते हैं, सीआई के नाम से भी हम जानते हैं, सीआई के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के हमारे पास 5 फॉर्मेट, कितने फॉर्मेट है, 5 फॉर्मेट है, और ये पांचों फॉर्मेट इतने अच्छे हैं, अपनी जगह सब एकदम सेफ फॉर्मेट है, अपनी खुद की जगह सब पांचों फॉर्मेट क्या है, एकदम सेम नहीं बोल रहा, यानी कि सेफ फॉर्मेट है। सेफ का मतलब ये है कि पांचों फॉर्मेट अपने आप में बहुत अच्छे फॉर्मेट है। ये बस वैल्यू पे डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मेट में किस वैल्यू पे यूज करूंगा। जैसे कि मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था,
जब भी मैं आपको बताया होगा रेशियो फ्रैक्शन वाला, मतलब रेशियो फॉर्मेट, सक्सेसिव फॉर्मेट बताया होगा, तो मैं आपको ये बताया होगा कब यूज करना है। वैसे ही यहाँ पे तुम्हारे पांचों फॉर्मेट ऐसे इस तरीके के हैं कि हमारे को यूज कौन से वैल्यू पे करना है, तो वो सब चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कंटिन्यू चलते हैं हम आगे की तरफ और बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखिए दोस्त, तुम्हारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एक तो होता है इसका फर्स्ट फॉर्मेट ये होता है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे को निकालना है, तो प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100, 1 + r/100 टाइम, ऊपर ब्रैकेट के ऊपर लगेगा यानी कि टाइम यहाँ पे लग जाएगा, टाइम माइनस प्रिंसिपल आपको करना है। इससे इस फॉर्मेट से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, यानी कि सी आई बराबर यानी कि होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100, टाइम ब्रैकेट के ऊपर लगेगा माइनस पी। तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और मुझे एक चीज बताइए यहाँ पे, एक चीज बताइए, जो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे, तो इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, क्या अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। क्या अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तुम्हारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे अमाउंट इसे मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्रिंसिपल कर रहे हैं, तो क्या ये तुम्हारा अमाउंट ही है क्या, ये क्या तुम्हारा अमाउंट ही है क्या, अमाउंट नहीं है। क्यों, मैंने यहाँ पे क्या माना कि अमाउंट में से यदि प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तुम्हारा क्या आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट भी ऐसे ही आता है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस यहाँ पे हो रहा है, तो क्या ये बच रहा है तुम्हारा, ये क्या अमाउंट हुआ क्या, ये क्या हुआ तुम्हारा अमाउंट ही तो हुआ दोस्त। तो अमाउंट बराबर क्या है, अमाउंट बराबर है तुम्हारा प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100, 1 + r/100 टाइम, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। किसका अमाउंट हो जाएगा, एसआई का अमाउंट हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एसआई का। यदि अमाउंट निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात से आप सहमत हो। तो फर्स्ट फॉर्मेट तो तुम्हारा क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टी माइनस पी तुम्हारा सिंपल, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का है। यदि मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देता हूं तो तुम्हारा क्या बचता है, क्या बचता है, एस आई, सॉरी सी आई बचता है। सी आई का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे अमाउंट क्या है, क्या अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल माइनस हो रहा है, ये अमाउंट ही तो है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, सीआई का अमाउंट क्या हो जाएगा, सीआई का अमाउंट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। समझे मेरी बात को। अब देखिए, यहां तक जब आपको ये क्लियर है, आगे की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मेट जानते हैं, दूसरा फॉर्मेट हम जानते हैं, दूसरा फॉर्मेट की हम बात करते हैं। दूसरा फॉर्मेट है हमारा ये। देखिए जब भी आपको 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, आपको ध्यान क्या रखना है, 2 1 ध्यान रखना है। यदि 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको 3 3 1 ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, 3 3 1 ध्यान रखना है। यदि आपको 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 4 6 4 1, 4 6 4 1 आपको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, 4 ईयर का यदि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 4 6 4 1, 6 नहीं है यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसे सही कर लेना, 4 6 4 1, ठीक है, 4 1। और यदि 5 ईयर का आपको 5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 5 10 10 5 और 1, ये आपको ध्यान रखना है। ये कोड आपको ध्यान रखने हैं, ये कोड आपको क्या रखने हैं दोस्तों, ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि ये क्यों ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि ये क्यों ध्यान रखने हैं। ये भी तो हुआ ना, क्या आपको ये सबको विजिबल हो रहा है, आपको ये सब विजिबल हो रहा है क्या, बिल्कुल आपको ये
हो रहा है सबको विजिबल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 ईयर में 2 1, 3 ईयर में 3 3 1, 4 ईयर में 4 6 4 1, 5 ईयर में 5 10 10 5 1। आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ आप बोलोगे कि सर हमारे को ये ध्यान क्यों रखना है? देखिए, जब भी आपको 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मेट। क्वेश्चन मैंने लिया कि प्रिंसिपल मैंने माना 10,000, प्रिंसिपल 10,000 माना, रेट तुम्हारा माना, मैंने रेट तुम्हारी मानी 10%, टाइम मैंने माना 2 ईयर। टाइम मैंने क्या माना दोस्तों? 2 ईयर माना। तो मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 पे 10% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10,000 पे 10% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो मुझे एक चीज बताइए कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो एक चीज बताइए मुझे, मैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से नहीं निकाल सकता, क्योंकि जब साधारण ब्याज होता तो मैं डायरेक्ट इफेक्टिव रेट से निकाल लेता, क्योंकि 2 × 10 करूंगा तो तुम्हारा 10% कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 21% होता है, 10% की दर से 2 साल का। पर हमारे को ये तो पता ही नहीं, इफेक्टिव रेट डायरेक्ट पता नहीं है कि कितना हो जाएगा 2 साल में, कि 10 से कितना बढ़ जाएगा, ये नहीं पता हमारे को। पर हमारे को ये पता है कि 2 साल में 2 और 1 होता है। क्या होता है? 2 और 1 होता है। तो इसका मतलब यह है कि आप 10,000 पे 10% की दर से निकालोगे तो इसका 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000। क्या यहाँ तक से ठीक है? दूसरी साल का क्या होगा? दूसरी साल का क्या होगा? दूसरी साल का आपका क्या होगा? इस 10,000 पे 10% की दर से दूसरी साल का क्या होगा? दूसरी साल में आपको इस पे निकालना है 10%। 10% इस पे निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा 100 हो जाएगा। यानी कि आपको डायरेक्ट क्या करना है? 1000 प्लस 100, क्योंकि एक साल में 10,000 हो रहा है 10% की दर से। फिर इस पे दूसरी साल में इस पे निकालना है। यदि आपको 3 साल दे देता तो तीसरी साल पे इस पे निकालना है। तो यानी कि 10,000 पे हमने निकाला 1000 एक ईयर में, दूसरी साल पे हमने इस पे निकाला। यदि तीसरी साल का भी दे देता तो हम 100 पे और निकालते। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखिए, आपको वहां पे मैंने वैल्यू क्या लिखाई थी? 2 और 1 लिखाई थी। कितनी लिखाई थी दोस्तों? 2 और 1 यहाँ पे वैल्यू लिखाई थी। 2 और 1 वैल्यू लिखाई थी, वो आपको पता है। जे इसको आपको क्या करना है? 2 से गुणा करना है, इसको 1 से गुणा करना है। ये कितना हो जाएगा? तुम्हारा 2,000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? तुम्हारा 100 हो जाएगा। यानी कि 2 ईयर का तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10,000 का 2,100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2,100 हो जाएगा। 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2,100 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? 2 ईयर का, यदि आप ऐसे डायरेक्टली इफेक्टिव रेट नहीं बना पाते, डायरेक्टली कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका हम इफेक्टिव रेट नहीं बना पाते, तो एक बार इसको 10% से 10% निकाल लीजिए। जो वैल्यू निकल के आती है उसका फिर 10% निकाल लीजिए। ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 ईयर का हो जाएगा। यदि 3 ईयर का भी आपको निकालना है तो जो वैल्यू यहाँ पे आती है उसका 10% निकाल लीजिए। जो वैल्यू 3 ईयर का आती है उन तीनों को 3 3 1 से गुणा कर दीजिए और उनको जोड़ दीजिए, तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। कि मेरी बात से आप समझे? मेरी बात को आपने समझा कि नहीं समझा? आप सब समझ गए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा इतना कुछ है भी नहीं। अब बात करते हैं हम आगे की। दूसरा फॉर्मेट आपको सबको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और भी यदि आपको आया नहीं है ये समझ में, तो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जब आपको और भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 2 फॉर्मेट आपके कंप्लीट हुए। तीसरा तीसरे फॉर्मेट की बात करते हैं। तीसरा फॉर्मेट में थोड़ी बड़ी स्लाइड होगी हमारी, और ये फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो हम डायरेक्टली इफेक्टिव रेट याद करके सीधा हम क्या निकाल सकते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही शानदार लाजवाब है। तीसरा फॉर्मेट है हमारा इफेक्टिव रेट। कौन सा है दोस्त? इफेक्टिव इफेक्टिव रेट। तीसरा फॉर्मेट है हमारा इफेक्टिव रेट है। क्या ये सही तो दिख रहा है?
थोड़ा इसे ऊपर कर दे, ठीक है। तो ये तीसरा फॉर्मेट है हमारा इफेक्टिव रेट। बात करते हैं इफेक्टिव रेट होता क्या है। इफेक्टिव रेट वो होती है जो डायरेक्ट 2 ईयर 3 ईयर का हमारे को इफेक्टिव रेट का मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितनी इफेक्टिव रेट बनती है। यदि 1% रेट है तुम्हारी 2 ईयर के लिए, उसकी इफेक्टिव रेट कितनी बनेगी, 2% बन जाएगी, 2.04% बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, 1% का तो कितना होगा, 1 मिनट देखते हैं। जैसे कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 1% मानता हूं तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर करता हूं, कितना होता है, 1 ही होता है। 1% रेट मान रहा हूं ना, नहीं 1% में तो सेम ही रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। और ये 2 हो जाएगा, ये 3% हो, नहीं 1% पे नहीं होगा। 2 ईयर के लिए बात करते हैं, 2 ईयर के लिए बात करते हैं। 1 मिनट रुकी। जैसे कि मैं मानूं यहाँ पे 2% है, 2% तुम्हारा इफेक्टिव रेट है, इसका फॉर्मेट होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो, ये क्या हो जाएगा 0, सॉरी लास्ट में 2 डिजिट रखना पड़ता है, ये हो जाएगा तुम्हारा 4.04, क्योंकि इसकी 2 ईयर की डायरेक्ट इफेक्टिव रेट आएगी 4.04% आएगी। इसको हम सीधा प्रिंसिपल से गुणा करके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जैसे पहले समझते हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं उसके बाद में बात करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं कि तुम्हारा यहाँ पे मैंने माना रेट ऑफ परसेंट माना 1%, यहाँ पे 2%, यहाँ पे छोटा लिखते हैं क्योंकि 10 तक हमारे को करना है। यदि ये आपको ध्यान है और याद है, इसका मतलब ये समझ लीजिए आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9% और ये तुम्हारा 10%। 10 तक की हम इफेक्टिव रेट याद करेंगे। इसको मैं 2 ईयर के लिए मानता हूँ, और इसको मैं 3 ईयर के लिए मानता हूँ, और इसको मैं 4 ईयर के लिए। मैं 4 ईयर तक की तुम्हारे को इफेक्टिव रेट याद करा रहा हूँ। 4 ईयर तक के एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ। टाइम हमारे को बहुत ज़्यादा हो चुका है दोस्त, और ये हम कल ही कर ले तो कैसा रहे, क्योंकि आज का टाइम हमारे ज़्यादा ही ओवर हो गया। 1 घंटा और 7 मिनट हो चुकी है। ऐसी बात नहीं है ये मेरे को आता नहीं है, मेरे को आता है, सब कुछ आता है। आप चाहो तो मैं यहाँ पे पूरी इफेक्टिव रेट लिख दूँ, पर टाइम ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं क्लास नहीं ले सकता। और भी यहाँ पे क्लासें होती है, वो फिर वो टीचर्स भी यहाँ पे क्लास लेंगे, तो इस वजह से मेरे को स्टॉप करना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी हमारा 1 घंटा और 7 मिनट हो चुकी। तो इसको हम कल ही कर लेंगे। वैसी कोई बात नहीं है, आप ये मत समझ लेना कि मेरे को ये आता नहीं है। देखिए दोस्त, आता नहीं था, यदि मेरे को आता ही नहीं तो मैं यहाँ पे पढ़ाता। बात ये है, आप तो ये देखिए कि एग्जाम में क्या आ रहा है और वो मैं क्या करा रहा हूँ, उस चीज को देखिए। ये मत देखिए कि मेरे में क्या कमी है और क्या नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को। आपको मैं यहाँ पे पूरी इफेक्टिव रेट लिख के बता दूं, आप बोलोगे मेरे को 5% की 2 ईयर की ये बताइए, तो 5% का 2 ईयर का भी मैं लिख के बता दूं तुम्हारे को 10.25 होता है, ठीक है। और यदि मैं 3 ईयर का मैं लगाऊं तो 3 ईयर में कितना होता है तुम्हारा 15, 15 में क्या होता है 7,625% होता है। यदि मैं 4 ईयर का भी लिख के बताऊं तो क्या होता है 5,50,625 होता है। आप जो बोलोगे मैं उसका डायरेक्ट रेट ऑफ परसेंट लिख के बता दूंगा। मेरे को याद है और मैं इसी से ज्यादा क्वेश्चंस करता हूं, मेरे को याद है और इसी से ज्यादा क्वेश्चंस करता हूं। यदि आपको ये 10% तक याद है ना, आपको 10% तक याद है यदि, तो आप कहीं पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं अटकने वाले। और मैं जितने भी आपको फॉर्मेट बताया है ना, उन्हीं फॉर्मेट पे काम करूंगा। और यदि मैं आपको यहाँ पे बताया था, अभी सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये बताया मैंने आपको, ठीक है। मैं इन फॉर्मेट को जब ही काम लूंगा जब मेरे से सीधा क्वेश्चन नहीं होगा, अन्यथा मैं एक भी फॉर्मेट यहाँ पे काम नहीं लूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को। मैं सीधा ही आपको बेस काम क्या लेना है, ऊपर क्या माना 100 × आई, आई का सॉरी ई का, आई का मतलब क्या हुआ तुम्हारा इंटरेस्ट हुआ। नीचे जो तुम्हारी यहाँ पे एक दो एक वैल्यू नहीं दे रखा,
दो रेखा उनको नीचे रख दीजिए। तो यानी कि जितने फॉर्मेट मैंने बताए हैं आपको, उनमें से मैं कोई भी काम नहीं लूंगा, सीधा निकालना बता दूंगा। ये भी आपसे कोई भी काम नहीं लूंगा मैं। पर ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सभी टीचर्स बताते हैं, सभी टीचर्स बताते हैं और कहते हैं कि मैं इससे करूंगा। और ये देख लेना, कोई भी टीचर यदि आपको बता दे तो मेरे को बता देना आप। ये कॉन्सेप्ट यदि कोई भी टीचर्स आपको बता रहा है तो मेरे को बता देना कि हाँ सर जी, ये उस सर ने हमारे को बताया था। ये कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही होते हैं और अलग ही तरीके से मैं सोचता हूँ क्वेश्चन को कैसे करना और किस तरीके से करना है। हो सकता है मैं क्वेश्चन समझाने में टाइम ज्यादा लेता हूँ, पर इतना दावा कर सकता हूँ जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ आपके लिए, उस हिसाब से कोई मेहनत नहीं कर रहा हो। मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब मेहनत सब करते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, पर मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, इससे मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन उड़ाऊंगा, तो पूरी टाइप उड़ा दूंगा ये फॉर्मेट पे। और ये देखो, ये है तुम्हारा, ये तो सब मतलब सब करते हैं और सबको पता भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मेरे को ये बताना जरूरी होता है। तो मैं कोई भी चीज कहीं से भी उठा के फड़ा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, मैंने यहाँ पे इफेक्टिव रेट पे छोड़ रहा हूँ और कल से हम यहाँ पे इफेक्टिव रेट पे करेंगे। आप बोलो उसी पे, मैं जैसे मैं इधर झांक के कोई से भी टिक कर देता हूँ। इस पे कितने पे हो गया, 8 पे हो गया, तो 8 की मैं इफेक्टिव रेट लिख के बता दूंगा। 8 की कितनी होती है तुम्हारी, 16.64, 16.64% हो गया। इसका कितना होता है तुम्हारा, 728, तो ये कितना हो जाएगा, 29, तो इसका हो जाएगा 27.9712%। और इसका इसका आपको इसको इस पे ओनली 5 का ध्यान रखना है और एक 10% का ध्यान रखना है। इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4641% हो जाएगा। मतलब सीधा मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि 4 ईयर में जब निकालेंगे हमारे को ओनली यहाँ पे 3 ईयर तक के ध्यान रखना है, 4 ईयर में 5 ईयर और 10 ईयर का ही ध्यान रखना है। जब 4 ईयर का निकालेंगे, यहाँ पे पूरा नहीं बताऊंगा मैं, कल ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो इसके पूरे नहीं बताऊंगा, क्योंकि 4 ईयर को निकालने के लिए हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, उस तरीके से हम निकालेंगे। इससे निकालेंगे थोड़ी ज्यादा वैल्यू बड़ी बनती है और फिर वो याद होने में भी नहीं आता और कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से कह रहा हूँ, हमारे को ओनली ध्यान रखना है 5 ईयर और 10 ईयर का ध्यान रखना है। इसका इफेक्टिव रेट होता है 8% का, 2 ईयर के लिए 16.64% और 3 ईयर के लिए 27.9712% होता है, जो कल की क्लास में हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए और क्वेश्चंस को करते रहिए, मतलब कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद में क्वेश्चंस को करिए। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चंस आपको करना ही करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है दोस्त। लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं मिल रहे मेरे को, ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।